हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन विद 14 जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। तो हमने कुछ दिन पहले ही क्यूएस रैंकिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ को, जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक करती है। ये एनआईआरएफ रैंकिंग है जो इंडिजीनियसली इंडिया वालों ने डेवलप किया है, ठीक है। तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2015 में स्टार्ट हुआ आफ्टर मोदी सरकार। एंड इट इज़ यूज टू रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को रैंक करेगी डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज में, जैसे मेडिकल स्ट्रीम हो गई, इंजीनियरिंग स्ट्रीम होगी, सोशल साइंसेज, तो डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रैंक करती है। क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या सिमुलेशन करके पढ़ा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं वहाँ की, ग्रेजुएशन आउटकम्स कैसे कि भाई वहाँ से बच्चे ग्रेजुएट होकर आ जाते हैं, वो कहाँ पे अच्छी नौकरी लग पा रहे नहीं लग पा रहे, वो ग्रेजुएशन आउटकम्स। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, मतलब कितने लोगों तक उसकी पहुँच है, मतलब किस किस तबके के लोगों को अकोमोडेट कर पा रही है। जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है वो वाले बच्चों को इंक्लूड कर रही है नहीं कर रही है, तो इंक्लूसिविटी उसे कहते हैं। पीयर परसेप्शन कैसा है लोगों का, आपस में, मतलब उस रेंज के बच्चों का, उस एज के बच्चों का परसेप्शन कैसा है यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, काम आ जाएंगे। वाई इज़ एनआईआरएफ रैंकिंग यूज, ताकि वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करें एंड सब एक साथ मिलके, मतलब खुद दूसरों से भी compete करे और खुद से भी compete करे। दूसरा, फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करे, जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है सरकार का, उसको कारगर साबित करे। एंड ये क्राइटेरिया भी, दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम। तो ये स्कीम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये 2017 में यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन लेकर आई थी, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत हम जो मतलब इस स्कीम के तहत जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको ग्रांट्स दिए जाएंगे। अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, तो उसको 1000 करोड़ की ग्रांट मिलेगी, पर प्राइवेट को कोई भी ग्रांट नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंदर आती है तो उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है, ठीक है। यूजीसी ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता उसके कामों में, तो इसीलिए उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है अगर कोई स्कीम के अंदर आता है। तो 2017 की स्कीम है, याद रखना है इसके बारे में। व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन दिस एडिशंस, ठीक है, 5th कॉन्सिक्यूटिव एडिशन है क्योंकि 2015 में आया था पहला। इस साल डेंटल कैटेगरी नई इंक्लूड की गई है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो टोटल 10 कैटेगरीज या 10 डोमेन्स हो गए हैं, जिससे अभी टोटली रैंक किया जाता है 10 कैटेगरीज में अलग अलग, ठीक है। इन इंटरनेशनल रैंकिंग जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ करते हैं, हमने क्यूएस रैंकिंग में भी पढ़ा था कि वो इंटरनेशनल फैकल्टीज़ या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जो इंटरनेशनलाइजेशन का पैरामीटर है उसमें हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड और दूसरी वजह ये भी है कि वो सब्जेक्टिव पैरामीटर को ज़्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो फैक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, उसकी 90% वेटेज है एनआईआरएफ में, जबकि सब्जेक्टिव पैरामीटर्स जैसे कि जो परसेप्शन है, पीयर परसेप्शन जो हमने पढ़ा, उसकी वेटेज सिर्फ 10% है, ठीक है। तो हमारे हमने पैरामीटर्स ही बदल रखे हैं, इसीलिए हमारी रैंकिंग अच्छी, मतलब यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रैंक करती हैं एनआईआरएफ पे, एंड क्यूएस रैंकिंग पे हमारी अच्छी रैंकिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर इसमें से आपका कोई कॉलेज है तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड मेरा तो है इसमें रिसेंटली, पहले जो था। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सी, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास, बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में तो ये आए हैं। मेडिकल डिसिप्लिन्स में देख लो, एम्स, पीजीआईएमआर, ठीक है, सीएमसी। यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में आईआईएससी, जेएनयू, बीएचयू, ठीक है। इंजीनियरिंग में देख लो आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे। तो जैसे कि आईआईटीज़ ने क्यूएस रैंकिंग में भी टॉप 200 में डोमिनेट किया था, एंड हमारा डीयू भी था उसमें, तो इसीलिए ये इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं कि आईआईटी डोमिनेटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। ये मैटर ऑफ हमेशा काफ़ी कंटेंशियस मैटर रहा है कि करी जाए नहीं करी जाए, तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अमिड द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस, ठीक है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है उसको बोला है कि भाई सरकार सोच रही है हमारे यहाँ की रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो अब क्यों ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि पैंडमिक है, ठीक है, लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, लोग अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो पलायन कर रहे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है खर्च करने को, ठीक है। तो जो कोलेट्रल डैमेज हुआ है हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक बात ये होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल,
ठीक है। इस क्योंकि मोस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स इज़ इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ना ही उनकी मिनिमम वेजेस हैं, ठीक है, ना ही उनकी कोई सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल सेक्टर लगा लो कि जहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते कि भाई चलो आज ये 9 से 5 की जॉब तो फॉर्मल सेक्टर होगी। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, ऊपर से एक्स्ट्रा काम भी करवाया जा सकता है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, ऐसे कोई प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ वगैरह इनसे सब्सक्राइब नहीं करवाया जाता, तो इसीलिए दिक्कत आती है। इसीलिए जो इकलौता सॉल्यूशन दिखता है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का दिखता है कि जो बंदे इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स इंगेज हैं उनको हम थोड़ा मतलब डायरेक्टली सरकार उनके खातों में थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पैसे जमा करा दे, जिससे वो खरीद सके अपनी ज़रूरतमंद की रोज़ की चीज़ें। क्योंकि जो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी राइट टू मतलब एक राइट टू लाइफ होना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 21 बोलता है। तो उसके तहत उसको एक एनिमल की तरह लाइफ नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा हक है। तो डिग्निफाइड लाइफ के लिए आज के टाइम में पैसा मांगता है एंड पैसा सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन भी उन्होंने ही लगाया है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। सो इट इज़ प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग ऑल सिटीज़न, ठीक है, हर सिटीज़न को मिलेगा पैसा, ठीक है। मान लो 10,000 मिलेगा या 5,000 या 6,000, जैसे पीएम किसान में 6,000 मिलता है, तो इस तरीके का पैसा मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव कितना क्या उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, कितना इनकम है, तो उसको सबको मिलेगा। इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी, इंक्रीज जो इक्वालिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब कोई नीचे तबके का भी आदमी उसको भी 6,000 दे रहे हैं और बड़े तबके का आदमी है उसको भी 6,000 दे रहे हैं, तो इससे इक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि भाई मुझसे तो मुझे तो इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके का चीज़ है। तो असेंशियल प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स दैट सिटीजन्स आर एंटेल टू लीवेबल इनकम, मतलब ऐसी इनकम हो जिससे वो अपनी रोज़ की रोज़ी रोटी थोड़ी बहुत जुटा सके। मतलब रोज़ी रोटी के लिए तो उनको काम करना ही है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो, एकदम से हॉस्पिटल भागना पड़े या इस तरीके की कुछ और चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए लीवेबल इनकम के लिए कुछ पैसा। तो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, यूनिवर्सैलिटी, सभी सिटीजन्स को इंक्लूड करना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब कोई भी कंडीशन नहीं, ये नहीं कि स्मॉल फार्मर्स हो तो मिलेगा या फिर फिजिकली हैंडीकैप हो तो मिलेगा, ऐसी कुछ भी नहीं। पीरियोडिक होना चाहिए, पेमेंट्स रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लोग तरसते रह जाएंगे पेमेंट्स के लिए, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। पेमेंट कैश में होनी चाहिए, ना ही फूड वाउचर्स में, मतलब कि हम तुम्हें राशन प्रोवाइड कर देंगे पीडीएस स्कीम के थ्रू या कुछ और इस तरीके का नहीं, कैश में दो पूरा पूरा, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होंगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, सिक्योर्ड इनकम होगी इंडिविजुअल्स की, पॉवर्टी कम होगी, इनइक्वालिटी कम होगी, पढ़ चुके हैं हम, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो पैसा हाथ में आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खरीदेंगे जाके, जिससे कि मतलब अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, वो जो विशेष इकोनॉमी का साइकिल, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी एक जो अभी पटरी पे नहीं है वो पटरी पे आ सकती है। तो ईजी टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं करना बेनिफिशियरीज़ का, जैसे पीएम किसान में करना पड़ता था पहले तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, फिर उन्होंने सब फार्मर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि वो नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे थे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में भी आपको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको ही देना है पैसा तो। और जो गवर्नमेंट की वेस्टेज है मनी दूसरी स्कीम से, जो वोटर्स के लिए लोक लुभावन की जो स्कीम्स बनाते हैं, तो उसकी जो वहाँ जो वेस्टेज होती है वो भी कर्ब हो जाएगी इसके तहत, ठीक है। तो इस आइडिया को सपोर्ट किसने किया, हाँ किया भाई, इकोनॉमिक सर्वे ने किया, 2016-17 का था, उसने बोला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडा होना चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम। वो तो हुई हो सोशल वेलफेयर स्कीम प्लस ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी होनी चाहिए। और कौन सपोर्ट करता है, जो नोबेल लॉरेट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के, जैसे पीटर डायमंड है, एंड टेक लीडर जैसे मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क, ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले हाई कॉस्ट है भाई, 6,000 तो रेगुलरली हो नहीं पा रहे अभी सरकार से, तो अगर मान लो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी तो 10,000 के करीब तो होनी ही चाहिए, ठीक है, लिवेबल इनकम, तो कैसे होगा इतना, ठीक है। तो आप खुद सोचो, उसके ऊपर से पेंशन है, उसके ऊपर से दूसरी स्कीम्स भी चलानी है, तो इट विल इन्वॉल्व अ वेरी हाई कॉस्ट एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस मोटिवेशन फॉर वर्क। लोग सोचेंगे भाई सरकार पैसा दे तो रही है, हमें काम करने की ज़रूरत क्या है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ थिंग। देन अबाउट साहकार मित्रा स्कीम लॉन्च, ठीक है। तो साहकार मित्रा स्कीम क्या बोलती है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एनसीडीसी। एनसीडीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव को डेवलप कराएगी ऐसी कॉरपोरेशन है, ठीक है। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जिससे वो डेवलप कर सके लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल रोल्स थ्रू द कोऑपरेटिव्स एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिक बात क्या होगी, जैसे कि कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, या ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइक एग्रीकल्चर की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, ठीक है, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड
प्रोवाइड की जाएगी 4 महीने की, ठीक है, जिसमें वो जो मतलब ग्राउंड वर्क जिसे कहते हैं रियल ग्राउंड वर्क काम करेंगे किसके साथ, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसमें बेसिकली क्या होता है, फार्मर्स के क्लस्टर्स हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे फार्मर मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी एंड वो देख सकेंगे कि भाई एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। जब आगे जाके वो अपने इस तरीके के मानो उनसे कोई एडवाइस ली जाए, इस तरीके का काम किया जाए, तो वो उस चीज़ में सक्सेसफुल रहें, ठीक है। MBA डिग्री इन एग्रीकल्चर बिजनेस कोऑपरेशन फाइनेंस, तो इन सबको भी ये सब भी एलिजिबल होंगे इस इंटर्नशिप के लिए। सिग्निफिकेंस एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स क्या होगा इसका, असिस्ट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एक्सेस न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, तो ये प्रोफेशनल सीख के आएंगे कुछ ऑब्वियसली ग्राउंड वर्क से, तो उनकी जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, इंटर्न्स को एक्सपीरियंस गेन मिलेगा एंड वो सेल्फ रिलायंट अपने आप को फील करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बिलीव होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन है दोनों कोऑपरेटिव्स के लिए, वो उनको सिखा भी देंगे एंड आगे जाके क्या उनके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, मोर ओवर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आगे से कोई काम होगा तो वो निकल जाया करेगा उनका। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, NCDC क्या है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज़ को और फेडरेशंस को, ठीक है। FPO मैंने बता दिया क्या होता है, जिसमें फार्मर्स मेंबर्स होते हैं। तो SFAC क्या है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड द प्रमोशन ऑफ FPOs। तो बेसिक बात क्या है, ये जो जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है FPOs को या फार्मर्स को, जिससे उनको इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़ता अगर आप इसके पास जाके लोन लेते हैं, ठीक है। तो इसकी नेक्सस होती है बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो वहाँ से ये फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है, तो ये ही प्रमोशन करती है FPOs का, SFAC। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। देन देख लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का क्या मतलब होता है, पानी देना, ठीक है। तो सरकार ने 4,000 रुपये का अलॉटमेंट किया है, ठीक है, एनुअल अलॉटमेंट किया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारा प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है उसका एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक ड्रॉप वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उस हर एक ड्रॉप के साथ एक नई क्रॉप उगानी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो कंपोनेंट इसके बारे में देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इज़ इम्प्लीमेंटिंग, तो जो हमारा हमने ऊपर पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2015 से ही इम्प्लीमेंटेड है, तो ऐसे कनेक्ट करो कि जैसे हमने आज ही पढ़ा 2015 से क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, NIRF रैंकिंग, ठीक है। तो ऐसे ही याद करोगे तो हो जाएगा। तो उसके बाद तब 2015 से है, ये इन्हांस कर रहा है वाटर एफिशिएंसी एट फार्म लेवल, ठीक है। एक वाटर की एफिशिएंसी होनी चाहिए थ्रू माइक्रो इरिगेशन, मोर ओवर माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर की हेल्प से, जो इस तरीके के स्प्रिंकलर होते हैं ना, ऐसे पूरे खेत में ऐसे पानी छिड़क देते हैं, तो उससे ईजी रहता है। तो वो स्प्रिंकलर मतलब मोर एंड मोर फार्मर्स अपने खेतों में उसको इंस्टॉल करें, तो ये वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। मतलब पूरा जो फंडिंग है वो सरकार नहीं देगी, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसमें पूरा 100% सेंट्रल फंडिंग होता है। 2015 में लॉन्च किया गया था। सेंटर और स्टेट 75:25 रेशो में इसमें फंडिंग देते हैं। तो सरकार ने अपनी 4,000 करोड़ की दे दी है पहली किश्त इसमें, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में 90:10 का इसमें रेशो है। तो फंडिंग क्या है, माइक्रो इरिगेशन फंड है, ठीक है, जो जिसमें 5,000 करोड़ अभी दिए गए हैं, ठीक है। और ये किसके तहत है, नाबार्ड, ठीक है, जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग रूरल बैंकिंग डेवलपमेंट बैंक है ना, तो उसके तहत माइक्रो इरिगेशन फंड उन्होंने डेवलप किया है सरकार ने, तो उसमें ये फ़ंड डाला गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का, कि फैसिलिटेट कर सके स्टेट को इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर एक्सपैंडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन, की जो माइक्रो इरिगेशन की कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेतों में स्प्रिंकलर और ये ड्रॉपलेट जो फेंकते हैं उनको लगाएं, ठीक है। एंड असिस्टेंस देगी सरकार, ठीक है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 55% तक देगी, ठीक है, पैसा, बाकी खुद लगाओ। एंड जो ठीक ठाक फार्मर्स हैं उनको 45% देगी। एंड एडिशनल में कुछ स्टेट्स अपनी भी कुछ स्कीम चलाती रहती हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ देती रहती है टू अडॉप्ट माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा
कि क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें मान लो कि 75% अगर सरकार ने दे दिया तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी देगी, जिसके तहत काफ़ी रिलीफ मिल जाता है जो किसान लोग हैं उनको। ठीक है, देन देख लेते हैं इफ आई फ्लोज के बारे में। तो आई फ्लोज क्या है? इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो आई फ्लोज मुंबई का है ये। मुंबई में एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज प्लस मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, उन दोनों ने इसको बनाया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले चेन्नई में आ चुका है ये, दूसरा मुंबई में है। तो आप खुद सोच ही सकते हैं किस लिए होगा, अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री ने बनाया है। तो इट इज़ फॉर द पॉसिबली फ्लड प्रोन एरियाज। ठीक है, जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहाँ पे पहले अलर्ट कर दिया जाए एडवांस में, 6 से 72 आवर्स एडवांस में अलर्ट कर दिया जाए, ताकि उनको पता चल जाए भाई फ्लड आने वाले, भाग लो यहाँ से। ठीक है, कोई मछुआरे वगैरह हैं फंसे हुए तो वो अपने वहाँ से निकल सके। ठीक है, दिस सिस्टम कैन प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉसिबल फ्लड प्रोन एरियाज, मतलब कितने हाइट तक फ्लड वाटर जाएगा, कितनी वल्नेबिलिटी है और रिस्क कितना है टू ऑफ द एलिमेंट्स एक्सपोज टू द फ्लड। तो प्राइमरी सोर्स का वैसे तो इस सिस्टम का क्या है, जो ये आई फ्लो सिस्टम है, कि भाई कितनी रेनफॉल अचीव हुई उसके तहत वो करता है। पर जो मुंबई कोस्टल सिटीज़ है तो वहाँ पे जो टाइड्स वगैरह अगर ज़्यादा बड़ी टाइड आ गई तो उसके तहत भी बहुत बार हो सकता है कि फ्लड के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि मान लो बारिश भी आ रही है प्लस टाइड्स भी, हाई टाइड्स हो गई, तो इसके तहत भी वहाँ पे हो सकता है फ्लडिंग के चांसेस। तो वैसे तो इसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल ही है, बट ये है कि चलो चला लेगा काम। आई फ्लोस हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक काम करेगा। चेन्नई में इसने कारगर साबित हुआ है। ठीक है, मुंबई में ज़रूरत क्यों थी? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही है फ्लड ड्यू टू इंक्रीजिंग पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो रिसेंट फ्लड आया था इन द अगस्त 2017 एंड उसके तहत काफ़ी ज़्यादा स्टैंड स्टिल में थी ये जो स्टेट है। ठीक है, एंड महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई सिटी है। तो उसके तहत 2 ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स भी आए थे अरेबियन सी में। ठीक है, साइक्लोन हिक्का, ठीक है, आई होप आपको याद होगा, साइक्लोन हिक्का था। ठीक है, साइक्लोन क्यार था, सुपर साइक्लोन था जिसे कहते हैं, हिक्का क्यार था। ठीक है, तो ये दोनों आए थे, तो इसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा डेवास्टेशन हुआ था। द फ्लड ड्यूरिंग 2005 जिसमें रेनफॉल मिली थी 94 सेंटीमीटर, 100 ईयर हाई। ठीक है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी मुंबई में। तो 94 सेंटीमीटर कम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अर्बन फ्लडिंग इज़ मोस्ट कॉमन इन द सिटी फ्रॉम जून टू सितंबर, काफ़ी बारिश होती है। ठीक है, मानसून फेमस है मुंबई का, एंड मुंबई का वड़ा पाव एंड मानसून आर क्वाइट फेमस। सो रिजल्टिंग इन द क्रिपलिंग ऑफ द ट्रैफिक, रेलवेज एंड एयरलाइंस। तो तीनों में ही दिक्कत आती है। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस होगी फ्लड से तो क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं उनको वार्निंग मिल सकेगी एंड वो प्रिपेयर कर सकेंगे फ्लडिंग के लिए। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर। देन लोनार लेक के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का है लोनार लेक, वो पिंक हो गया है। अब बोलोगे पिंक क्यों हो गया भाई? हो सकता है क्योंकि उसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एल्गी है। ठीक है, एल्गी क्या होता है? एल्गी में कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी ग्रीन एल्गी भी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो रंग बदलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एल्गी की वजह से हो सकता है उसमें वाटर पिंक हो गया हो। देखो ये इस तरीके का है पिंक। तो लोनार क्रेटर क्या है? यूनिक जोग्राफिकल साइट है जो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड उन्होंने नेम किया था इसको सीजे अलेक्जेंडर ने 1823 में लोनार को। ठीक है, क्रेटर लेके बेसिकली कि एक मीटियोराइट टकराया था उसके तहत ही क्रेटर क्रिएट हो गया था। ठीक है, एंशिएंट सर्कुलर लेक है, ज़्यादा एंशिएंट नहीं है, 50,000 साल पुराना ही है। ठीक है, एक जियो हेरिटेज साइट है, मतलब इससे लिंक तो जो एंशिएंट मतलब कुछ लिंक्ड है बेसिकली, जियो हेरिटेज साइट उसे कहते हैं, जिसके तहत मतलब एक जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म होने की वजह से उसके कुछ हेरिटेज कनेक्टेड है। ठीक है, तो लोनार लेक इज़ ओनली नॉन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट क्रिएटर फाउंड विद इन ग्रेट डेक्कन ट्रैप्स। तो जो डेक्कन ट्रैप्स है, जो डेक्कन का हमारा रीजन है, ठीक है, यहाँ का, तो उसमें ये इकलौता ही ऐसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट का क्रेटर है जो क्रेट बाहर से मीटियोराइट आया था उसने क्रेटर फॉर्म किया, ये इकलौता वैसा ही है। ठीक है, तो लोनार लेक इकलौता वही है जो डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर। देन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो जो 12 जून को मनाया जाता है ताकि जो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए बेटर तरीके से। ठीक है, एंड वो जो चाइल्ड लेबर है उसको अबॉलिश कर दिया जाए इन इट्स एवरी फॉर्म। ठीक है, पहली बार लॉन्च किया गया था 2002 में, ताकि अवेयरनेस आ सके लोगों के बीच में कि भाई चाइल्ड लेबर नाम की भी चीज़ होती है, 14 साल से नीचे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने इसको 2002 में लॉन्च किया था। थीम क्या है? कोविड-19 की, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है,
तो ये क्या है हमारे जो अगर ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7 को अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज आपका क्वेश्चन है, आप मुझे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताओगे। ठीक है, तो आई नो दिस इज़ नॉट सो मच वर्क, बट बताओगे। ठीक है, तो 8.7 आपको पता चल जाएगा उसमें से किस चीज़ से रिलेटेड है। सेटअप बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉल्स टू एंड चाइल्ड लेबर इन इट्स ऑल फॉर्म बाय 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख सकते हो कि भाई जो फ्यूचर टारगेट है ना उनको थोड़ा ध्यान रखो, ताकि मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि भाई 2025 तक हमने ये चाइल्ड लेबर को हटाना है। ठीक है, जैसे वही जैसे 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है। ठीक है, इस तरीके के टारगेट याद रखोगे, थोड़ा बेटर रहेगा आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। सो आई होप वी आर डन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।